टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 28 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप कि आपने उसके आंसर लिख लिए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नाउ इससे पहले की वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक सेज सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान रखते हुए आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। Now the question says that there is a need to radically improve the government's human resource management practices by making them more creative and constructive. In this context, critically examine the significance of Mission Karmyogi. 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसे हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम क्वेश्चन को हल्का सा ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राइट नाउ जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, देखिए जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाने के लिए, देखो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट नाम की एक बॉडी होती है, ठीक है। फिर लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एग्जेक्टिव नाम की बॉडी आती है, ठीक है, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एग्जेक्टिव में एक एग्जेक्टिव होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना उन्हें टेम्पररी एग्जेक्टिव कहा जाता है, टेम्पररी एग्जेक्टिव कहा जाता है। और जो परमानेंट एग्जेक्टिव्स होते हैं, देखो एक दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जेक्टिव, परमानेंट एग्जेक्टिव ये कौन होते हैं? दे आर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। देखो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उन्हें परमानेंट एग्जेक्टिव कहा जाता है। इसको हल्का सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर क्या है। देखिए जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का सीधा सा काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करना, है ना। जो भी लॉज पार्लियामेंट बना रहा है उसको इंप्लीमेंट करना इसका मेन काम है। लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे टॉप पे कौन बैठते हैं? मिनिस्टर्स बैठते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है उनको हेड कौन करते हैं? मिनिस्टर्स हेड करते हैं। तो ऑब्वियसली जो टेम्पररी एग्जेक्टिव्स हैं जिनको 5 साल के लिए चूज किया जाता है बाय पीपल, वो लोग इस पर्टिकुलर चीज को हेड करते हैं, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे। बट रियलिटी में काम कौन करता है? दे आर द परमानेंट एग्जेक्टिव्स, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का सीधा सा मतलब है, आप जो सिविल सर्वेंट्स को देखते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो आपका एम है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आप आगे जाकर जिस सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके थ्रू आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। एंड सिविल सर्वेंट बनने के बाद यू विल बी कॉल्ड एज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। और यही एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, दे आर द मेन पिलर्स, दे आर द मेन पिलर जिसके कारण इंडियन या फिर किसी भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता है। सो आई होप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आप ये समझ गए कि ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्यूरोक्रेसी किसी भी देश का परमानेंट एग्जेक्टिव होता है और उस पर्टिकुलर एग्जेक्टिव का मेन काम ये होता है कि उस लॉ को रियलिटी में एक पिलर की तरह जो इंप्लीमेंट करने का काम करता है वो ये परमानेंट एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो इसी सेंस में आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो भारत का जो सिस्टम है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अंदर हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसको इस्तेमाल करते समय हमें और ज्यादा क्रिएटिव, और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होने की जरूरत है। फिर समझो एक बार, देखो सीधे शब्दों में कहें तो ह्यूमन रिसोर्स को हल्का समझो। पहले ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो सबसे पहले समझो रिसोर्सेज क्या होते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आप अपना कोई नीड कंप्लीट कर सकते हैं, कोई अपना नीड फुलफिल कर सकते हैं, क्या हम उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं। देखो अगर आपको कार चलानी है तो उसके लिए पेट्रोल एक रिसोर्स है, उसके लिए ऑयल एक रिसोर्सेज है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखिए, अगर आपको खाना बनाना है तो उसके लिए फॉसिल फ्यूल जो है, जो वुड होते थे, वुड्स पहले रिसोर्सेज हुआ करते थे। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, उसके लिए रिसोर्सेज बनते हैं। अभी के टाइम में गैस सिलेंडर, उसके लिए रिसोर्सेज बनता है, राइट। तो ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो इन सारे के सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना ये काम किसका है? दिस इज द काम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का सीधा सा मतलब है, जब हम ह्यूमंस को मतलब कि इंसानों को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, मतलब कि उनके बेनिफिट्स को देखते हैं, उनके दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं, तब हम एक ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है
उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन ह्यूमन रिसोर्स होता है? दे आर द ब्यूरोक्रेट्स या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको सही तरीके से मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्पेशली हमें कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि वो और ज्यादा मोर क्रिएटिव हो और मोर कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें एक मिशन कर्मयोगी नाम का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है कि मिशन कर्मयोगी को प्रॉपर्ली क्रिटिकली एग्जामिन करो। मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करो मतलब इसके पॉजिटिव्स ढूंढो, इसके नेगेटिव्स ढूंढो, और फिर एक बैलेंस्ड आंसर दो कि क्या ये पर्टिकुलर जो मिशन है, मिशन कर्मयोगी है, क्या वो सच में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। इस चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप आप ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर से अगर मैं समराइज करूं तो क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि जो मिशन कर्मयोगी है उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है और हमें देखना है कि क्या वो सही तरीके से भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, और किस तरीके से इस चीज को हम और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बिगर पिक्चर को लेकर आना है। तो जो मिशन कर्मयोगी है, आप सबसे पहले बताएंगे कि मिशन कर्मयोगी है क्या। तो देखो, जो मिशन कर्मयोगी है वो बेसिकली सिविल सर्विसेज का, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए बेसिकली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप कल को सिविल सर्वेंट्स बन जाएंगे, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपकी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होगी दैट विल बी इन लवासना, राइट। अगर आप आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं तो आपकी लवासना में होगी, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपकी जो कि हैदराबाद में है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। बट द पॉइंट इज, ये तो आपका इनिशियल ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग के बाद जब एक बार आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो क्या उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा तो सोचना गलत होगा, राइट। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो मिशन कर्मयोगी का जो कंसेप्ट है उसका मेन एम ये है कि एक पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट को जब इनिशियल ट्रेनिंग मिल जाती है उसके बाद भी उसके लाइफ के, उसके जो करियर है उसके डिफरेंट फेजेस में अलग अलग जगहों पर फिर से ट्रेनिंग मिलती रहे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग मिलती रहे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, सबसे पहली चीज तो उसको अपग्रेडेशन ऑफ स्किल मिलता रहेगा। अपग्रेडेशन ऑफ स्किल मतलब कि जब भी वो जैसे मान लीजिए अगर आप 20 इयर्स में इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जब तक आप 30 साल के होंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफी चेंजेस आ जाएंगे। तो जो भी ट्रेनिंग आपको 20 साल में मिली है, क्या आप उस चीज को अपग्रेड करके एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतर ऑफिसर बनने की कोशिश नहीं करेंगे? तो बस यही एम यहाँ पर मिशन कर्मयोगी का है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एक बेहतरीन तरीके से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना है, उनकी कैपेसिटी को लगातार बिल्ड करते रहना है, ताकि हमारे जो सिविल सर्विसेज है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहे, उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ बदलते रहे और इंक्रीज होती रहे। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। तो फिर से अगर एक बार मैं बोलूं तो मिशन कर्मयोगी का मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है हमारे सिविल सर्विसेज को और ज्यादा अपग्रेड करना और हमारे आज के सिविल सर्विसेज को, जो आज के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। मतलब फ्यूचर में जो भी उनके सामने टास्क आने वाला है, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करना और उनके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को करना, ये इस पर्टिकुलर चीज का मेन एम है। ठीक है, अब देखो जो मिशन कर्मयोगी है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे, प्रोसेस के लेवल पे, अलग अलग लेवल्स पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। मतलब आप चाहे तो इंडिविजुअल लेवल पे अपना कोई एक पर्टिकुलर चीज सीखना चाहते हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। अगर आप अपने बैच के डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ग्रुप में वो भी सीख सकते हैं। अगर आप प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस पे ध्यान देना चाहते हैं, मतलब यू वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि होलिस्टिकली आप कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। और आप चाहे तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो लर्निंग्स है आप वो भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आप ये समझ गए पहली चीज तो कि एग्जैक्टली मिशन कर्मयोगी है क्या, मिशन कर्मयोगी के पीछे का कंसेप्ट क्या है। आई होप आप इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के मेन बॉडी के ऊपर। तो वंस अगेन हम यहाँ पर मिशन कर्मयोगी को थोड़ा सा बताएंगे कि जो मिशन कर्मयोगी है वो इंडिया के लिए, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट है। सबसे बड़ा मूवमेंट मतलब इससे पहले इस स्तर पे, इस लेवल पे ब्यूरोक्रेसी को कभी भी रिफॉर्म करने के लिए कोई मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट नहीं किया गया है। और वंस अगेन हम बता सकते हैं कि ये है क्या, हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। जैसा हमने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, मतलब वो अपने आप को लगातार स्किल कर सकते हैं, लगातार स्किल्ड रख सकते हैं। जो भी रेलिवेंट स्किल एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर लेवल पे वो अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर हम मिशन कर्मयोगी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं,
अगर हमारी ये कोशिश कामयाब होती है तो आगे जाकर हम एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स टीम बनाएंगे जो कि अपने आप को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में वो मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएगा और जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप सबसे पहले चीज तो समझ गए कि मिशन कर्मयोगी का मेन कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से मिशन कर्मयोगी काम करेगा। आई होप आप ये सब चीजें समझ गए। अब देखो, अब हम आते हैं, अब हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर जो ये मिशन कर्मयोगी है इसके मेन एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आफ्टर ऑल क्यों इस पर्टिकुलर मिशन को इंक्लूड किया गया है, क्यों इस पर्टिकुलर मिशन को स्टार्ट किया गया है। तो देखो, पहली चीज तो समझो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्टील फ्रेम होती है। सिंपल शब्दों में समझे तो ये मेन बॉडी होती है, ये मेन वो बॉडी है जिस पर्टिकुलर बॉडी के दम पर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्चुअली चल पाता है। सो ये बहुत जरूरत है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको टाइम टू टाइम उनके स्किल्स को हम अपग्रेड करते रहें। सेकंड चीज, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी वो लोग होते हैं जो कि पीपल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, देखो अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करेंगे तो पॉलिटिशियंस तो आप जानते हैं 5 साल में एक बार जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, वो भी इलेक्शन से पहले में। बट द पॉइंट इज कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, स्पेशली आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, दे आर द वंस जो एक्चुअली लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। सो उन्हें एक्चुअली पता है कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, लोगों की चेंजिंग नीड्स क्या है, लोगों को किस चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के चैलेंजेस क्या क्या है। तो जब जब वो ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वो अपने फीडबैक्स के अंदर, अपने फीडबैक्स के थ्रू, अपने लर्निंग्स के थ्रू ये अपने जूनियर ऑफिसर्स को बता सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ चीजें शेयर कर सकते हैं। तो उसके कारण जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम, मतलब जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। बिकॉज एक चीज ध्यान रखिएगा, अलॉन्ग विद द लॉज, अलॉन्ग विद द मैनुअल्स, अलॉन्ग विद द बुक्स, ठीक है, इन सब के साथ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना हो तो एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप सिर्फ लॉज और मैनुअल्स और बुक्स के दम पे नहीं बना सकते हैं। रादर जो आपके सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स उस पर्टिकुलर रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, उस सीनियर से अगर आप बातचीत करेंगे, अगर आप उस सीनियर से एक्सपीरियंस लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको आपके रास्ते में हेल्प करेगा। सेम चीजों को हम यहाँ पर अपने खुद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको बेटर करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और देखो, थर्ड चीज आप ये कह सकते हैं कि जब आप टाइम टू टाइम लोगों को ट्रेन करते रहोगे, ऑफिसर्स को ट्रेन करते रहोगे, उनको टाइम टू टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते रहोगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ आइडिया मेंटेन कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ आइडिया मतलब कि हम हमारे ऑफिसर्स का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम उनके माइंडसेट को सही जगह पर लेकर आ सकते हैं, मतलब हम उन्हें कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। मतलब कि अगर एक ऑफिसर को मैं जस्ट सपोज कि उसके 20s में अगर चूज कर रहा हूं टू बी एन आईएएस ऑफिसर, तो जब तक वो 40s में पहुंचेगा तो ऐसा ना हो कि उसकी जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका हो एंड नाउ जो उसके वैल्यू सिस्टम है वो चेंज हो चुका हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके वैल्यू सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, उसके वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, राइट। वो अपने आप से और आसपास के लोगों से लगातार सीखता रहे, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि आफ्टर ऑल हमें क्यों इस पर्टिकुलर मिशन कर्मयोगी को लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो, जब आप ये सब भी समझ गए तो क्या हम ये यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा करंटली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मतलब हमारा जो अभी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें एग्जैक्टली लिमिटेशंस क्या क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमें आफ्टर ऑल मिशन कर्मयोगी जैसे इतने बड़े लेवल के रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ गई। पहली चीज अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो करंट जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत ही स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक मतलब कि जो टाइम है और जो टाइम फ्रेम है ये सब चीजें फिक्स नहीं है। सिंपल शब्दों में समझे तो देखो, हमारी ट्रेनिंग जो होती है, इनिशियल ट्रेनिंग तो काइंड ऑफ फिक्स्ड होती है, सबको इनिशियल ट्रेनिंग करनी होती है। बट इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जो सेकंड ट्रेनिंग होती है उसका जो अमाउंट है, उसका जो काइंड ऑफ ड्यूरेशन है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो है अपनी सर्विस इंडक्शन के 5 साल के बाद ट्रेनिंग ले सकता है, बट हो सकता है कि कोई और पर्सन 10 साल के बाद ले रहा हो, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है कि 15 साल के बाद ले रहा हो। द पॉइंट इज, इन तीनों ही पर्सन ने जो कि जिन्होंने साथ में सर्विस ज्वाइन किया था बट अलग अलग समय पे फिर से रीट्रेन कर रहे हैं खुद को, तो उसके कारण भी काइंड ऑफ सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है। ठीक है, सेकंड चीज अगर आप देखिए तो अभी के टाइम में जितने भी हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो लोग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। देखो, एक पूरा गवर्नमेंट जो है एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने के बजाय हर एक अपने आप को अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह मानना स्टार्ट कर देता है। मतलब दे डोंट से दैट दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, रादर officers say that they are part of Ministry of Home Affairs, they are part of Ministry of Defense. The point is, see,
यू कैन बी अ पार्ट ऑफ MHA और MD, बट द पॉइंट इज यू आर अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। आप लार्जर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, और इस चीज को आपको समझाने के लिए ये जो हमारा बिहेवियरल चेंज है इसको लाने के लिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मिशन कर्मयोगी को भी लाया गया है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। थर्ड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक ऑफिसर को चूज किया जाता है तो उसके पास जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो काफी कम होती हैं, बिकॉज उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसकी ट्रेनिंग के साथ ही खत्म हो जाती है। राइट, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट द पॉइंट इज उसके ऊपर वर्कलोड इतना होगा, उसके ऊपर काइंड ऑफ इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, रोल्स होंगे कि शायद वो इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज को भी सॉल्व आउट करने के लिए मिशन कर्मयोगी जो है एक मैंडेटरी ट्रेनिंग का प्रैक्टिस डाल सकता है। मैंडेटरी ट्रेनिंग का प्रैक्टिस, इसका सीधा सा मतलब समझे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्कलोड से फ्री होकर जाके ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा नहीं है। रादर आप हर एक पर्सन को यू विल हैव टू गो एंड गेट दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बरकरार रहे। साथ ही साथ जितने भी अलग अलग तरीके के ऑफिसर हैं सबको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहे। राइट, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ हम क्या ये कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट का वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कोलैबोरेशन नहीं करते हैं बिकॉज एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के काम के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो राइट नाउ अगर हमें इस चीज को सॉल्व करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के काम के बारे में समझे, जाने। अगर बहुत डीप में ना समझे तो एटलीस्ट इतना तो समझे कि अगर जरूरत हो तो दोनों आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर सके, दोनों साथ में मिलकर काम कर सके। राइट, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज का जो ट्रेनिंग है ये भी हम मिशन कर्मयोगी के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो कि किसी और फील्ड का है उसको किसी दूसरे फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है, उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से जो मिशन कर्मयोगी है उसकी इंपॉर्टेंस जो है लगातार बढ़ जाती है। ठीक है, सो आई होप आपने क्वेश्चन के ये डिफरेंट पार्ट समझ लिए। राइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की। देखिए क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या था, आपको याद है कि मिशन कर्मयोगी जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा था सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आफ्टर ऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मिशन कर्मयोगी को लाने के बाद क्या क्या फायदे हुए। पहली चीज तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो वर्कलोड का प्रॉब्लम था वो काइंड ऑफ रिड्यूस हो गया है। बिकॉज अभी तक बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि वर्कलोड के कारण खुद को ट्रेन नहीं कर पाते थे, खुद को अपस्किल नहीं कर पाते थे। बट द पॉइंट इज मिशन कर्मयोगी ने एक कंसेप्ट लेकर आया, उसने बोला कि जो भी आपका लर्निंग एनवायरमेंट होगा, मतलब जो भी आप सीखना चाहते हैं दैट विल बी टोटली फ्लेक्सिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर टाइम पर आकर कुछ सीखेंगे, आपकी 8 to 5 की कोई क्लास नहीं लगेगी। मतलब दे विल बी नो काइंड ऑफ ऐसा क्लास। रादर जब भी आप फ्री हैं, जब भी आप करना चाहते हैं, आप अपने सेल्फ पेस पर, अपने खुद के स्पीड पर उस चीज को सीख सकते हैं, अपने खुद के जगह पर, एनी टाइम एट एनी प्लेस, ठीक है, एट एनी डिवाइस आप कर सकते हैं। एक चीज कैसे पॉसिबल होगी, आपने आई गॉट का नाम सुना होगा। आई गॉट का सीधा सा मतलब है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। आई गॉट जो है पोर्टल है। ये पोर्टल सिंपल सा बात क्या है, सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए बेसिकली एक पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, आई गॉट पोर्टल बनाया जाएगा। एम ये है क्या क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज को अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज हैं वो सब इसमें डालते रहेंगे। अब जो भी सिविल सर्वेंट है वो आके सिंपली वो अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकता है, और लॉगिन करने के बाद वो जा सकता है उस पर्टिकुलर पोर्टल को ओपन कर सकता है, जो भी कोर्स उसे सीखना है उस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एनरोल कर सकता है एंड ही कैन ऑब्वियसली लर्न दोस थिंग्स। जो भी उसको नई स्किल चाहिए उसको सीख सकता है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को अगर जस्ट सपोज गवर्नेंस के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए तो वो उसे वहां जाकर सीख सकता है। ठीक है, फिर बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कोई अगर एक IAS ऑफिसर है एंड ही वांट्स टू लर्न समथिंग अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, सो इस जो मिशन कर्मयोगी है इसमें डेफिनेटली एक ना एक सेक्शन ऐसा है जहां पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अलग अलग तरीके जो है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, ये सब चीजें समझा रखी हैं। तो ये सब चीजें वो जाकर डायरेक्टली यहाँ सीख सकता है। इसके अलावा गवर्नेंस के अलग अलग तरीके, किस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर अलग अलग टाइप के कोर्सेज बने हुए हैं। अलग अलग तरीके की जो लेक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के द्वारा लेक्चर्स हैं, ये सब चीजें बनाकर आई गोट पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। तो इंसान क्या है, जो भी ऑफिसर है वो सेल्फ बेस पर उस चीज को सीख सकता है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। सेकंड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पोर्टल के ऊपर सारा का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज रेडी टू यूज गाइडेंस।
देखो ना, बिकॉज एक ऑफिसर को उठ करके किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, रादर हर एक चीज उसको इंस्टेंटली मिल जाएगा, हर एक जो गाइडेंस है उसका एक्सेस उसको इंस्टेंटली मिल जाएगा। वो बहुत ही आसानी से जाकर के अपने लर्निंग रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, अपने किसी भी तरीके की न्यू लर्निंग को, मतलब कुछ नया सीखना चाहता है जाकर वो सीख सकता है, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ कुछ सीख सकता है। तो पॉइंट इज, इसलिए मिशन कर्मयोगी जो है एक गेम चेंजर माना जा रहा है, बिकॉज उसने क्या किया है, ऑफिसर्स को एक टाइप का सेल्फ बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है कि हर एक ऑफिसर अपने स्पीड पर सीख सकता है, अपने तरीके से, अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने डिवाइस पर सीख सकता है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज भी समझ गए। अब देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं एक पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट को या फिर किसी भी ऑफिसर को एडिशनल चीजें सिखाऊंगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी? बिकॉज देखिए, अगर एक सिविल सर्वेंट अपने काम को सही तरीके से करता है, अकाउंटेबल होकर करता है, तो ऑब्वियसली जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसकी चीजें हैं, जो भी चीजें वो करना चाहता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली उसकी इंक्रीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, और इन सब के कारण जो उसका खुद का भी करियर प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छा हो जाएगा, और जो सोसाइटी का जो करियर प्रोजेक्शन है, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो काम करेगा वो भी काफी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अब वो मल्टी डायमेंशनल तरीकों से सोच पाएगा, बिकॉज वो नई चीजें सीख सकता है, वो नई अप्रोचेस को काइंड ऑफ इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट? किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ अच्छा चल रहा है, उस चीज को सीख करके कोई आईएएस ऑफिसर अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट? देखो, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अगर ये फॉर्मल सेंसस में देखता, मतलब अगर मान लो अगर मिशन कर्मयोगी नहीं होता, तो शायद इस पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर को इस डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छी चीज हो रही है शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाता। बट बिकॉज ऑफ मिशन कर्मयोगी जो भी चीजें यहां पर अच्छी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को उस पर्टिकुलर पोर्टल पे मेंशन किया जाता है। इस चीज के थ्रू जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं वो उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और इसके अंदर नेसेसरी चेंजेस ला करके उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल मिशन कर्मयोगी काम किस तरीके से करेगा, किस तरीके से वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा, राइट? देखिए, एक और यहां पर कंसेप्ट आता है FRAC अप्रोच। FRAC अप्रोच का सीधा सा मतलब है फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज अप्रोच। कॉम्पिटेंसी अप्रोच, ठीक है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को उसका रोल, उसकी एक्टिविटी और उसकी कॉम्पिटेंसी, मतलब कितना कुछ वो कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर्ली समझाना है, और इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रेनिंग जो है मिशन कर्मयोगी प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, वो एक पर्टिकुलर चीज में पारंगत है, मान लो कि एक पर्टिकुलर चीज में वो कॉम्पिटेंट है, तो क्या वो, देखो, ये तो किसी ने नहीं बोला कि अगर एक चीज में कॉम्पिटेंट है तो वो किसी और चीज में कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता है, राइट? तो जिस तरीके से मान लो वो एक चीज में कॉम्पिटेंट है, सिमिलरली वो मिशन कर्मयोगी या फिर आईगॉट के पोर्टल से जाकर के कुछ नई चीजें सीख सकता है, और वहां पर भी खुद को और ज्यादा कॉम्पिटेंट बना सकता है, उसका बिहेवियर लेवल पे, उसका फंक्शनल लेवल पे, उसके नॉलेज के लेवल पे, हर तरफ से वो अपने आप को और ज्यादा एक्सेसिबल बना सकता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना सकता है, और बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए वो अपने नॉलेज को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता है, राइट? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट, एक जो डिपार्टमेंट है किसी भी मिनिस्ट्री का, वो डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सकती है। इससे इंटर डिपार्टमेंटल जो वर्क कल्चर है वो भी इंक्रीज होगा, एक कॉमन इकोसिस्टम मिलेगा। मान लो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि किसी और के पास नहीं है, मान लो दूसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए तो डायरेक्टली उस चीज को मांग सकते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, एक कॉमन इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉमन वर्क कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। इन सब चीजों के कारण क्या होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है विद टाइम वो और ज्यादा एफिशिएंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो और ज्यादा इंगेजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो और ज्यादा इंगेजिंग होगा, वैसे वैसे हमारी इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों चीजें ही कंपैरेटिवली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो आई होप आप ये चीज समझ गए। और एक चीज जो और ये मिशन कर्मयोगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन सबको बुला करके प्रॉपर गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इनको बेसिकली इनके कोर्सेज वगैरह बनवा करके इसको मिशन कर्मयोगी के पोर्टल पे डाला गया है। इनको प्रॉपर इंटरेक्शन किया जाता है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जूनियर ऑफिसर्स या फिर जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन कराया जाता है। एम इज कि जो सीनियर ऑफिसर है उनसे जो जूनियर ऑफिसर्स है कुछ सीख सके, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके लर्निंग से, इन सब चीजों के थ्रू कुछ ना कुछ सीख सके, और तभी वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सो आई होप आप सिग्निफिकेंस समझ गए कि आफ्टर ऑल मिशन कर्मयोगी किस तरीके से काम करेगा, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये सब चीजें। अब हम मिशन कर्मयोगी की कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं कि आफ्टर ऑल इसके बीच में ड्रॉबैक्स क्या क्या है, लूप होल्स क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि ये जो एक्सरसाइज होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज देखिए इतने लार्ज स्केल पे आप हर एक ऑफिसर को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक को आप सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होकर प्लान करना पड़ेगा, आपको बहुत ही केयरफुल होकर इस वर्क कल्चर को क्रिएट करना पड़ेगा? बिकॉज अगर ये चीज सही से काम नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअली इमर्ज हो जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स विल नॉट बी एबल टू रीट्रेन देमसेल्व्स, अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने तो ये पर्टिकुलर मिशन ला दिया, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया, बट इस चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सरसाइज इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसको थोड़ा सा इजी बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड चीज देखिए, इंडिया जो है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही वास्ट है। तो एक चीज समझना है, जो हमारा भारत है ना, भारत के अंदर एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, रादर यहां पर डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, मान लो कि ये इंडिया है, दिस इज महाराष्ट्र एंड दिस इज मान लो केरला, ठीक है। सो महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो केरला के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दोनों के जो तरीके होंगे दे शुड बी डिफरेंट, बिकॉज इस प्लेस की और इस प्लेस की, दोनों प्लेस की जो नीड्स है, वो नीड्स अलग अलग है। ध्यान से समझो इस चीज को। गवर्नेंस में कभी भी वन साइज फिट ऑल ये अप्रोच काम नहीं करता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पूरे इंडिया के लिए कॉमन लॉ बना दूं और हर एक इंडियंस को बोलूं कि तुम इस लॉ को फॉलो करो। यस, वो चीज प्रैक्टिकल है, बट अगर कोई ऐसी चीज है कि जहां पर जो लॉज हैं वो डिफर करते हैं विद सोसाइटी, विद कल्चर, विद प्लेस, विद ज्योग्राफी, तो वहां पर हमें वन साइज फिट ऑल का अप्रोच कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। सेम चीज यहां पर गवर्नेंस में आता है। गवर्नेंस में जब आप ट्रेनिंग की बात करेंगे, जब आप मिशन कर्मयोगी की बात करेंगे, तो आप एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग देकर के बात खत्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको जेएनके में जो पोस्टेड है और दूसरा पर्सन जो कि केरला में पोस्टेड है, दोनों को सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। दोनों की सेम ट्रेनिंग की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। जेएनके का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस को यहाँ पर डील करना पड़ता है, जो केरला का जो है उसको अलग तरीके के चैलेंजेस को डील करना पड़ता है। सो दोनों को एक्चुअली पर्सनलाइज ट्रेनिंग की जरूरत है, दोनों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, दोनों को उनके हिसाब से नीड बेस्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रेनिंग होनी चाहिए दे शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर? डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, एक सिंगल ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होगी, रादर जिसकी जैसी नीड उसको उस हिसाब का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ लिमिटेशन है कि हमारे यहां पर जो ट्रेनिंग होती है अभी सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। लवासना में अगर आप चाहेंगे तो लवासना में हर एक ऑफिसर, भले ही वो पंजाब में पोस्टेड होगा, भले ही वो केरला में पोस्टेड होगा या फिर वो महाराष्ट्र में पोस्टेड होगा, सबको एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। दिस इज कंप्लीटली फाइन। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है, बट ये भी उतना ही जरूरी है कि हर एक को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए विद अ फोकस ऑन किस टाइप के चैलेंजेस वो लोग ग्राउंड लेवल पे फेस करने वाले हैं। तो मिशन कर्मयोगी के अंदर हम इस चीज के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं, राइट। थर्ड चीज देखिए, अगर आप देखो, एक चीज मुझे बताइए कि क्या आप ये मुझे गारंटी कर सकते हैं कि मैं किसी को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा तो उस ट्रेनिंग के बाद वो 100% सही काम करेगा? क्या वो ट्रेनिंग के बाद कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता? तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक इसका लिमिटेशन ये भी है कि ट्रेनिंग और सर्विस डिलीवरी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या है? क्या गारंटी है कि जिसको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं सेम तरीके की अच्छे तरीके से गवर्नेंस के अंदर काम करेगा, राइट। ये बहुत ही देखो, ये ऑब्वियसली चांस के ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूं तो उसके बाद जाकर वो अपनी अच्छी तरीके से अपना बेस्ट देगा, राइट। द पॉइंट इज कि हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद भी उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज ना हो, राइट। इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस की जो मिशन कर्मयोगी था, उसके कुछ लिमिटेशंस को हमने समझा, कुछ प्रॉब्लम्स को समझा, हमने ये समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल किस तरीके से मिशन कर्मयोगी अलग अलग तरीकों से काम करता है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर था। ये क्वेश्चन था कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और बेहतरीन बना सकते हैं, और क्रिएटिव बना सकते हैं, और कंसल्टेटिव बना सकते हैं। उनमें से एक तरीका है मिशन कर्मयोगी, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि देखो, आप लेटरल एंट्री का आपने बात सुना होगा। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री भी तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का एक तरीका है ना, जहां पर आप डोमेन एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लेकर आ रहे हैं जहां पर उनकी जरूरत है, उनके नॉलेज को यूज कर रहे हैं, उनके एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हैं, और उस नॉलेज और एक्सपर्टीज की हेल्प से आप अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिलीवरी सिस्टम है, उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेटरल एंट्री भी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं, देखो 2015 में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, इसे कहते हैं एएसपी। एएसपी का मतलब है असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम
इसका देखो, इसका मेन एम भी यही था कि जो भी पॉलिसीज डिजाइन किए जाते हैं और जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किए जाते हैं उनके बीच में जो गैप रह जाता है, मतलब जो भी हमारी पॉलिसी डिजाइन होती है और इंप्लीमेंट होती है उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए। जो भी गैप रह जाता है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश की गई थी इस एएसपी प्रोग्राम के थ्रू, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग खुद जाके लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। एंड इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं वो लोग लो लेवल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के वो लोग बातचीत करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देयर वाज एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, जिसे कहते हैं आरंभ एक्सरसाइज। इसकी खास बात ये थी कि गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे इसको स्टार्ट किया गया था और इसको एक टाइप का हम सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं। इसका भी मेन एम कुछ वैसा ही था जैसा मिशन कर्मयोगी का है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ही लो स्केल पर था, मतलब बहुत ही कम लेवल पे इसको इनिशिएट किया गया था, जहां पर इसका मेन एम ये था कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जहां पर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने, जो जॉइंट सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, डिफरेंट सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, कुछ नई चीजों को सीखा था और इस तरीके से काम किया था। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि रिसेंटली एक एनआरए नाम की बॉडी सेटअप की गई है और 2020 में सेटअप की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएगा, यानी कि जो भी हमारे पास, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे 21 से लेकर के 30 एज ग्रुप के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी यूथ है हमारी जो कि अभी राइट नाउ यूपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में, जो अलग अलग तरीके के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स के अंदर लगी हुई है। उसके कारण इनका जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है उनके लाइफ का, वो चीज कहीं ना कहीं सिर्फ तैयारी में निकल जाता है और बहुत ही कम होता है जो सक्सेस रेट मिल पाता है। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं वो लोग काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड और स्ट्रगलिंग फेज के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक एनआरए नाम की बॉडी बनाई गई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जहां पर यह चीज इनिशिएट किया गया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जाम्स ना देना पड़े, रादर वो एक ही एग्जाम के थ्रू अलग अलग जॉब्स को अटेंड कर पाए, अलग अलग जॉब्स को ले पाए। तो ये भी एक तरीके का एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का तरीका है कि आफ्टर ऑल जो हमारी 21 से 30 की जो यूथ है उसका हम बेस्ट यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल को हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। देखो, ये हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाकर इस पर्टिकुलर आंसर को डिस्कस करने की कोशिश की है कि आफ्टर ऑल मिशन कर्मयोगी क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके मेन पिलर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से उसके लिमिटेशंस हैं, बेबी क्या क्या सजेशंस हैं, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। फाइनली लास्ट में हमने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अलग अलग प्रोसीजर्स को भी समझा कि आफ्टर ऑल मिशन कर्मयोगी के अलावा और कौन कौन से जो स्कीम्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स है बाय द गवर्नमेंट, जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो आंसर को एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है। तो आंसर को एंड करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि देखो, मिशन कर्मयोगी जो है ना वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारी भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। बट दिस इनिशिएटिव, अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाता है, एक्सपेरिमेंट अगर काम कर जाता है, तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा बून साबित हो सकता है, मतलब वरदान साबित हो सकता है भारत के लिए। बिकॉज इससे जो हमारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज जो ब्यूरोक्रेसी है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और धीरे धीरे हम लोग एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ गए। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।